नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरें बिना देरी के। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में निवेश के लिए लगभग 9,750 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को निवेश और रोजगार का राष्ट्रीय हब बनाना है, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर अवसर मिल सके। एएम ग्रुप ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता कर ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता का एआई कंप्यूट हब बनाने की घोषणा की है। इस परियोजना में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। निर्माण कार्य 2028 से शुरू होकर 2030 तक पूरा होने की योजना है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फिनटेक पार्क विकसित करने की योजना पर काम तेज हो गया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। इससे स्टार्टअप्स, टेक कंपनियों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए SAEL इंडस्ट्रीज के साथ लगभग 8,000 करोड़ रुपए का एमओयू किया है। इस समझौते से कचरे से बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निवेश समझौते किए गए हैं। सरकार का फोकस ग्रीन पावर सॉल्यूशंस के जरिए इन हब्स को संचालित करने पर है, ताकि सतत विकास और तकनीकी प्रगति साथ साथ हो सके। ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित एआई हब से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और स्टार्टअप्स को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में सहायक होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावोस में उबर जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ बैठक कर मोबिलिटी सर्विस, इनोवेशन और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर चर्चा की। सरकार का उद्देश्य स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और तकनीक आधारित सेवाओं के जरिए शहरी आवागमन को अधिक सुगम और रोजगारोन्मुख बनाना है। राज्य में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। दावोस में हुए समझौतों से रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना को बल मिलेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की भूमिका और मजबूत होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25% कोटा एडमिशन के लिए 2026 से 27 सत्र का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को मेरठ के सरधना में बन रहे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। प्रशासन ने दौरे की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस विश्वविद्यालय से खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सम्मेलन में संसदीय प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विधायी सुधारों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है और जिला विद्यालय निरीक्षकों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार का उद्देश्य नकल मुक्त, पारदर्शी और शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन सुनिश्चित करना है। प्रयागराज में केपी कॉलेज के पास एक छोटा प्रशिक्षण विमान तालाब में गिर गया। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। प्रयागराज में छोटे विमान हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। नागरिक उड्डयन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में संत सम्मेलन जारी है।
विश्व हिंदू परिषद के शिविर में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा हो रही है। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जिससे मेले का आध्यात्मिक माहौल और सशक्त हुआ है। माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर कुछ बयानों से जुड़े साक्ष्य मांगे हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों के पालन को लेकर यह प्रक्रिया अपनाई गई है। मामले में सभी पक्षों से सहयोग की अपील की गई है। प्रयागराज माघ मेले में संगम स्नान के दौरान शंकराचार्य को रोके जाने के आरोपों पर प्रशासन ने सफाई दी है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर पैदल मार्ग अपनाने का अनुरोध किया गया था। किसी प्रकार का भेदभाव या रोक-टोक नहीं की गई। मिर्जापुर में कुछ जिम प्रशिक्षकों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप सामने आए हैं। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 जिम सील कर दिए हैं। मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है। संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई आज की जा रही है। आरोपी वर्तमान में विदेश में बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत सख्त कदम उठाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बागपत में एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पुराने शासनकाल की अराजकता नहीं भूली है। वर्तमान सरकार विकास, कानून व्यवस्था और जन कल्याण पर केंद्रित होकर काम कर रही है। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने अपर्णा यादव के निजी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपर्णा यादव स्वयं सक्षम हैं और आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर तत्पर है। उत्तर प्रदेश की जूनियर नेशनल कबड्डी टीम ने विजयवाड़ा में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की जा रही है और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। नोएडा के निर्माण स्थल पर इंजीनियर की मौत के बाद सरकार ने विशेष जांच टीम का गठन किया है। इस मामले में ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चलाए गए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत 14 लाख से अधिक नए मतदाताओं ने आवेदन किया है। चुनाव आयोग के अनुसार युवाओं में मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बुलंदशहर में मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार घना कोहरा और तेज रफ्तार दुर्घटना की मुख्य वजह मानी जा रही है। 20 जनवरी को प्रयागराज माघ मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मेला क्षेत्र में तैनात हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना जताई गई है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। लखनऊ में आज धूप निकलने से ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। बरेली में मोबाइल की ईएमआई न चुकाने के विवाद में एलएलबी छात्र योगेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आगरा में दूधिया की पिटाई के मामले में चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लखनऊ के मटियारी इलाके में एक एमबीए छात्र ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने मरने से पहले अपने दोस्त को फोन कर जानकारी दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है। गोंडा बुड़वल रेलखंड पर चल रहे कार्य के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते 22 से 25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कानपुर में 14 वर्षीय बच्ची से गैंगरेप के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट और पीड़िता को दी गई सहायता की जानकारी मांगी है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में प्लॉट कब्जे को लेकर हुए गोलीकांड की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। पीलीभीत में सिम चोरी कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। जालौन पुलिस ने मानसिक रूप से कमजोर एक अंतर्राज्यीय महिला को सुरक्षित उसके परिजनों से मिलवाया है। महिला भटक कर जिले में पहुंच गई थी। पुलिस की इस मानवीय पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। मेरठ, कानपुर और प्रयागराज समेत कई शहरों में शीतलहर का असर बना हुआ है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ाई है। घने कोहरे के कारण प्रदेश के कई जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। कुछ जगहों पर वाहन नहर में गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोहरे के बावजूद शैक्षणिक गतिविधियां जारी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती है और छात्रों को सावधानी से आवागमन करने की सलाह दी है। वाराणसी में कोहरे के बीच भी गंगा आरती और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। सहारनपुर और शामली के आसपास हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव से ठंड बढ़ सकती है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। कानपुर गैंगरेप मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कोहरे को देखते हुए यूपी रोडवेज ने रात के समय बस संचालन को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। चालकों को धीमी गति से बस चलाने और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इन राज्यों के विकास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय योगदान की सराहना करते हुए देश की एकता और विविधता पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी को वसंत पंचमी पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, मंदिरों और सांस्कृतिक संगठनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरस्वती पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से राज्य में उत्सव का माहौल बनने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी यूपी में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना राज्य को एआई, क्लीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की है। या निवेश समझौतों से यह संकेत मिल रहा है कि प्रदेश तकनीकी विकास और नवाचार का बड़ा केंद्र बन सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 9,750 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और नई तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में रोजगार सृजन होगा और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। नोएडा में AICT और AI रेडी डेटा सेंटर विकसित करने के लिए लगभग 1,600 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सामने आया है।
इस योजना के तहत अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सुविधाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नोएडा को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में काम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए 150 करोड़ रुपए के नए निवेश को मंजूरी दी है। इस निवेश से रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और यूपी डिफेंस कॉरिडोर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ड्रोन के माध्यम से निगरानी कर रहा है। सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नए उत्सर्जन मानक लागू किए हैं। इन नियमों के तहत उद्योगों को पर्यावरणीय दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। आगामी यूपी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए हैं। नकल रोकने के लिए विशेष उड़नदस्तों की तैनाती भी की जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर प्रशासन ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में सड़कों, ट्रैफिक व्यवस्था और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। लापरवाही सामने आने पर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटा दिया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।